नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज शुरुआत में कमजोरी और उसके बाद लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी हुई। रिकवरी के बाद मार्केट्स कहीं जाके फ्लैट साइड पे बंद होते हुए दिखाई पड़े। हिंडनबर्ग के कई सारे आरोप जो कि सेबी चेयरमैन के ऊपर लगे, उसके ऊपर दोनों तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। सेबी की तरफ से, सरकार के कुछ हिस्सों से, इंडिविजुअली सेबी चेयरमैन एंड उनके हस्बैंड की तरफ से, और उन आरोपों के बीच में कहीं मार्केट में शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई, लेकिन बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स तो हरे निशाने बंद हुआ। रियल्टी में खरीदारी थी आज। फार्मा में थोड़ी बहुत फ्लैट साइड पे कामकाज था। आईटी फ्लैट साइड पे कामकाज था। बैंक्स में खरीदारी थी, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स के अंदर। एचडीएफसी बैंक पूरी तरह सपोर्टिव था आज। पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी, एनर्जी, ये थोड़ा सा नाम था जहाँ पे बिकवाली देखने को मिली, लेकिन अदरवाइज मार्केट के अंदर ऐसा कोई पैनिक स्टेट तो नहीं था। फर्स्ट हाफ में जो थोड़ा बहुत कमजोरी था उसको मार्केट ने बाय किया। अदानी समूह में थोड़ी बहुत रिएक्शन थे नेगेटिव साइड पर। कुछ शेयर नीचे थे, कुछ शेयर ऊपर आ गए थे बाद में, लेकिन वहाँ पर भी कोई बहुत नेगेटिवली मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नहीं दिखाई पड़े। सो मोर और लेस अच्छे चलने वाले शेयरों में जुबिलेंट फूड्स था आज, 8% चला। वोल्टास था, बढ़िया चला। बालकृष्ण खराब नंबर का इम्पैक्ट था, 4-5% टूट के बंद हुआ। एंड स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में कामकाज कर ही रही है। एडवांस क्लाइंट 50-50 का रेशियो मान लीजिए। बहुत ज़्यादा एडवांसेस तेज नहीं थे, बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं थी। 1200 शायद एडवांसेस थे और 1230 या 1300 करीब डिक्लाइन थे। सो मोर लेस फ्लैट साइड पे एडवांस क्लाइंट थे 50-50 के रेशियो में, डिस्पाइट मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी थी। और बाकी मार्केट्स क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है ये बहुत, एक छुट्टी है बीच में, और उससे पहले अब फिन निफ्टी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, निफ्टी भी एक्सपायरी है। अब एमएससीआई का आज नाम शाम को आएगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको बाजार कीनली वॉच करेगा, तो इसलिए बहुत बड़ा कोई रिएक्शन की उम्मीद नहीं है। बाकी जैसे जैसे इस पर अपडेट आते हैं, डिटेल आता है, उसको देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि ना कोई फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट है, ना कोई ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। सो एलिगेशंस के अकॉर्डिंग मार्केट ने रिएक्ट किया और बहुत ही स्ट्रांगली कम बैक कर लिया। बहुत अच्छी बाइंग थी आज मिड कैप में, बहुत अच्छी बाइंग थी रियल्टी में, बहुत अच्छी बाइंग थी आज मेटल में, जिसका इम्पैक्ट आज आप मार्केट में आता हुआ देख भी रहे थे। दोनों इंडिसेज आज अच्छी खरीदारी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, सुमित जी नमस्कार। 500 शेयर नाटको फार्मा के कॉस्ट से ज़्यादा डिविडेंड ले चुका हूँ, अभी तक आगे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं सर, अनिल जी, कुछ भी नहीं। अभी भी आप इसको आराम से होल्ड करिए। इसको आप यहाँ से भी डबल होता हुआ देख लेंगे, क्योंकि आप इतने समय से इसको होल्ड कर रहे हैं और इतना डिविडेंड इसमें आप ऑलरेडी ले चुके हैं। आज जो नंबर आए बहुत अच्छे नंबर थे नाटको फार्मा के। सो बेटर इस बने रहिए। नए 52 वीक्स हाई पे शेयर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। स्लोली एंड स्टेडली आप इसको बढ़ता हुआ ही देखेंगे। सो अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आपको यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर ओन पोजीशंस। और अगर पैसे की ज़रूरत आए भी तो आप 100 शेयर 150 शेयर बेच के अपनी कॉस्ट निकाल लेना। बाकी शेयरों को फ्री के उनको आप जितना रख पाओ रख लो। द मोर यू होल्ड द बेटर यू विल गेट। सो आराम से होल्ड करिए, बहुत अच्छी कंपनी है और कोई पैनिक वाली स्टेट भी नहीं है यहाँ पे। सर प्लीज़ रेट दिस फार्मा स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन, सिप्ला, जाइडस, टोरेंट। अगर यही 3 ऑप्शन है अली साहब, तो सबसे ऊपर नाम आएगा सिप्ला का, देन टोरेंट, देन जाइडस एंड टोरेंट आर इक्वली गुड। तो ऐसा कुछ नहीं है। और नाम ऐड करने की परमिशन है तो डिवीस, रेड्डी, एल्केम, नैटको, ये 4 नाम आप आराम से कभी भी किसी फॉल में ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर सुप्रिया लाइफ साइंसेज में बात करें, आज चला है। हाँ सर, आज अच्छी तेज़ी थी, 15% के आसपास तेज़ी थी, 515 आ गया। होल्ड कर सकते हैं। एंड नंबर्स भी बेटर हैं इनके। नंबर शायद आए हैं कल या परसों में नंबर आए थे, नंबर देखे नहीं मैंने, लेकिन नंबर आने थे इसी 3-4 दिन में, ये इसलिए मुझे याद है। बट आप अदरवाइज़ होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक नंबर अच्छे हैं क्योंकि मैनेजमेंट आने वाला है इनका। और बाकी कंपनी वैसे भी अच्छा काम कर रही है। इनके प्लांट की अप्रूवल भी था और प्लांट शुरू भी होने वाला था सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। सो एज ऑफ नाउ आप बने रहो एंड लेट्स वेट एंड वॉच कैसे काम होता है, लेकिन अभी के लिए बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर विप्रो क्या करूं, 512 से 300 शेयर लिए, एस्ट्रल 1920 के भाव कर सकता हूं? देखो शेख साहब, विप्रो केस के कंपैरिजन में और जो हो रहा है वो एस्ट्रल में गोइंग फॉरवर्ड आप शायद देख सकते हो। देखो एस्ट्रल में कोई खराबी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। एक क्वार्टर का नंबर वीक है इस बार के, लेकिन ठीक है, वो एक आध क्वार्टर चलता है। लेकिन जो एस्ट्रल में आज देख रहे हो वही कुछ समय पहले एशियन पेंट में था, पीडीलाइट में था। ये वो सब कंपनियां हैं जो एक समय तक बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाते हैं, पॉलीकैब में इनफैक्ट, जो बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा चुके हैं। और बहुत बढ़िया तेज़ी के बाद ये हाइबरनेशन में, अब ये कुछ समय के लिए रहेंगे इसी में ही। उस रेंज में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, वो आपके लिए सबसे बढ़िया ड्यूरेशन होती है एक्यूमुलेट करने की।
लेकिन वो उनके लिए बेनिफिशियरी है जो बहुत लंबे समय के लिए हैं। क्योंकि आपका सवाल मैं हर दूसरे तीसरे दिन देखता हूँ, तो मैं एज्यूम करता हूँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ही नहीं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर नहीं हो तो फिर आप मोमेंटम प्ले कर रहे हो। मोमेंटम मतलब आज 5% नीचे मिला ले लो, 2% नीचे का स्टॉप लॉस डाल लो, चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो स्टॉप लॉस ट्रिगर, क्योंकि तो लॉटरी है, आप खेलो बढ़िया जैसे मर्जी आए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और यू वांट टू एक्यूमुलेट समथिंग वेरी गुड, तो एस्ट्रल इज़ वेरी गुड। आप आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नीचे मिले थोड़ा और ऐड कर सकते हो, पेशेंस ले सकता है, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है। ओके, हेलो सर, आयरेडा 280 2019 शेयर हैं और सर ओला इलेक्ट्रिक 2 दिन में 40% रैली आ गया है, क्या इसे फ्रेश एंट्री करें? लॉस में ही कंपनी है। देखो अवनीश सर, दो बातें हैं। चलो आयरेडा के केस में आपके पास पुरानी, आपने बहुत लेट में जाके एंट्री की है, आप बहुत ऊपर के एंड लेवल पे एंटर कर गए हो, 30 रुपये की शेयर 300 रुपये पहुँच गया और फिर आपने लास्ट मोमेंट पे जाके उसमें एंट्री किया कहीं, तभी इसलिए आपकी खरीदारी के दाम भी ऊपर के 280 रुपये के। अब आप बने रहो, क्योंकि क्रीम वाला पार्ट तो निकल चुका जो ऑलरेडी चल चुका है। अब आप समय दोगे तो चल जाएगा, कंपनी अच्छी है, कंपनी ख़राब नहीं। आयरेडा, अब सेम वही गलती आप इसमें भी OLX ये ओला में भी करने की सोच रहे हो कि जो ऑलरेडी 40% चल चुका है। सर जो चीज़ चल चुकी है उसको पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप क्या कर लोगे, मैक्सिमम लकी होगा तो 2-4 दिन के सर्किट और मिल जाएंगे आपको, 2-4 गेन और मिल जाएंगे, हो सकता है यहाँ से 20% और गेन मिल जाए, लेकिन रिस्क प्रोबेबिलिटी तो 40% और बढ़ गई ना। जो चीज़ 80 रुपये पे IPO में लोगों ने नहीं ली, वो 40% सर्किट के बाद अब आप लेने जा रहे हो। सो बेटर इज़ कि आप ये सिचुएशन कर सकते हो, हीरो मोटोकॉर्प ले लो, क्योंकि अगर EV को बाजार वैल्यू दे रहा है, मान लेते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक जैसी लॉस मेकिंग कंपनी की EV को बाजार इतनी वैल्यू दे रहा है, सो हीरो मोटोकॉर्प भी EV में है, उनका भी अपना हीरो मोटोकॉर्प का भी EV बिजनेस है, या ग्रीव्स कॉटन का भी है, इलेक्ट्रोथर्म का भी है। इन स्टोरीज़ को प्ले कर लो आप, कंपेरेटिवली ओला से वहाँ ज़्यादा बेटर वैल्यू मिल जाएगी आपको। हाँ, क्योंकि वहाँ डोमिनेंस है तो उसका प्रीमियम मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं, पूरी नहीं तो थोड़ी वैल्यू तो मिलेगी कम से कम। सो हीरो मोटोकॉर्प सीम्स सेफ। अब लॉन्ग टर्म में अगर फंस भी गया तो अच्छी कंपनी नीचे और ऐड कर सकते हो। सो इस तरह की स्टोरी में प्ले करो इंस्टेड, और जो चला गया जाने दो, अब कुछ और पकड़ेंगे इसकी जगह। ओके, सन टीवी VPRP विष्णु प्रकाश होगा ना, विष्णु प्रकाश तो शायद चल गया है, सन टीवी भी थोड़ा चला है, सनोफी नीचे मिल रहा है, सनोफी यू कैन गो फॉर, लेकिन विष्णु प्रकाश एंड सन टीवी कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद एंटर करिएगा। अभी आउटराइटली जाने की जरूरत नहीं है, कि विष्णु प्रकाश तो बहुत चला है हाल में वो EV की स्टोरी के नाम पे। सो थोड़ा कहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर स्टोरी वो आपके लिए बनेगी। चलिए सर, और कुछ? थैंक यू सर फॉर EMS, थैंक यू अग्रवाल साहब। हेलो सर, आई हैव महाराष्ट्र बैंक 500 शेयर 66.30 पे, अब ये नीचे आ गया, प्लीज़ सजेस्ट व्हाट टू डू। देखो कोमल जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नंबर्स के लिहाज से बहुत अच्छा बैंक है। पिछले 13 क्वार्टर के नंबर तो खुद मैंने देखे हुए हैं, एंड विच इज़ वेरी गुड नंबर्स, कंसिस्टेंटली नंबर इंप्रूव कर रहा है। और शेयर का नीचे आना और प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ना घटना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रॉफिटेबिलिटी एक क्वार्टर में एक बार आती है, शेयर हर रोज़ चलता है। सो शेयर की चाल देख के प्रॉफिटेबिलिटी को आप कंपेयर मत करो, प्रॉफिटेबिलिटी देख के आप शेयर ले सकते हो। सो शेयर आपने अगर लॉन्ग टर्म में ख़रीदा है नंबर देख के, तो ऑब्वियसली बात है बने रहोगे, और अगर आपने शॉर्ट टर्म में ख़रीदा है भाव देख के, तो स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रिगर हो गया तो निकल जाइए, सीधा सा जवाब है। सो अगर अच्छा बैंक आपने लिया है, जो है ये एक्चुअल में, तो आप समय दे सकते हैं। वैसा पैनिक वाली स्टेट नहीं आ गई कोई 1 दिन 2 दिन के अंदर नीचे गिर के। और आज PSU नीचे है, आज बाज़ार नीचे है, और बाज़ार में आप हमेशा हरा निशान ही नहीं देखोगे। कोमल जी, इसके लिए तैयार रहो कि बाज़ार यहाँ से बहुत डीप कट भी दिखाएगा। अभी कट शुरू भी नहीं हुए, डीप कट्स आएंगे जब भी आएंगे, क्योंकि बड़ा बेस भी तो है ना। 2000 पॉइंट मिड कैप का टूटना है, 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी का टूटना, कुछ भी नहीं हुआ। सो इस तरह से आप चीज़ों को देख के चलना, ये बेस डिनोमिनेटर बड़ा है काफ़ी। सो ठीक है, थोड़ा रीज़नेबल रहिए, जहाँ आपको नीचे मिले लॉस थोड़ा कम हो, मतलब जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो कि अब थोड़ी राइट साइज़ हो गया है, वहाँ फिर एंटर कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेणुका शुगर फ्रेश एंट्री अवॉइड करिए अतुल जी, अभी शुगर में थोड़ा सा और पेन बाकी है, मतलब ये 66 के आसपास आके द्वारकेश थोड़ा बेटर तो हो रहा है, 67, 68, 69 के जोन्स में, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुगर पेशेंस लेगा लेकिन पैसा अच्छा देगा। लेकिन वो पेशेंस है तो बात अलग है, लेकिन रेणुका से अच्छे नाम अवेलेबल हैं, पोर्टफोलियो के लिए लेना है तो ये ID पैरी बेस्ट है। सर, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, विच वन टू बी कंसिडर फॉर लॉन्ग टर्म कंसिडरिंग डिविडेंड होता है सर, एंड ग्रोथ बोथ।
देखो आदिल साहब, डिविडेंड के हिसाब से हिंदुस्तान जिंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा कैश जनरेशन है वो ज़्यादा बेहतर डिविडेंड पे ऑफ करेगा। अगर हिंदुस्तान जिंक ज़्यादा अच्छा डिविडेंड दे रहा है तो वो डिविडेंड जाएगा वेदांता को, वेदांता उसे फर्दर देगा वेदांता पीएलसी को, जो अनलिस्टेड आर्म है। सो ऐसे करके या तो ये काम करेंगे, इसलिए हिंदुस्तान जिंक सबसे ज़्यादा डिविडेंड देगा इफ़ इन केस देना हुआ तो। ग्रोथ भी वहाँ बेटर है क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, दो मल्टीपल ऑप्शन वेदांता में भी, लेकिन बुक्स पे वेदांता की ज़्यादा डेट है, वो डेट फ्री है हिंदुस्तान जिंक, या मिनिमल डेट है, तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में आपको दिखाई पड़ेगा एनी डे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है ऐसा ना हो गोइंग फॉरवर्ड, कभी आज नहीं कभी, कि हिंदुस्तान जिंक को डीलिस्ट ही करा लें, क्योंकि इतनी अच्छी जब डिविडेंड जनरेशन या कैश जनरेशन होता है किसी कंपनी में तो यूजुअली उसे डीलिस्ट करा लिया जाता है यूजुअली, क्योंकि जैसे कैडबरी था, रेबैन था, या एमएनसीज में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी कंपनियां थी जो लिस्टेड थी एक समय पर, उनमें, या यूटीवी सॉफ्टवेयर था, इस सब में बहुत अच्छे अच्छे डिविडेंड आते थे। तो विद टाइम उनको लगा कि यहाँ अच्छे डिविडेंड सबको क्यों बांटे जाएं, तो उन्होंने बड़ा एक वो लेके उसको डिलिस्ट ही करा लिया। सो उनके लिए एज हो गया। सो वो अभी की लेकिन सिचुएशन नहीं है, बेटर साइड पर है कि अभी तो आप एटलीस्ट हिंदुस्तान जिंक पे जा सकते हो कोई फॉल मिले तो, और यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके सर CDSL की रिकॉर्ड डेट 24 अगस्त है, मैं आज बाय किया, मुझे बोनस शेयर मिलेगा क्या? मलिक साहब, रिकॉर्ड डेट अगर 24 है, 24 मैंने देखी नहीं है लेकिन आप कह रहे हो तो मैं अज्यूम करता हूँ 24 अगस्त है, तो आपको ये होना, सिचुएशन ये कहती है कि रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी के रिकॉर्ड्स में आपका नाम होना चाहिए। कंपनी के रिकॉर्ड में नाम कैसे आएगा? आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए, तब वो कंपनी के रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अब डीमेट अकाउंट में कैसे आएंगे? कोई भी शेयर आप खरीदते हो तो सिर्फ 2 दिनों में, या तो पहले T+2 होता था, अब T+1 होता है, तो डिपेंड करता है कौन सा T+1 है कौन सा T+2 है। लेकिन मैं वर्स्ट भी मानता हूँ तो T+2 मान लेते हैं। तो अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा है, जो आज की तारीख है 11/12, तो 12 फिर 13 और 14 तक आपके खाते में आ जाना चाहिए, या मैक्सिमम 15 तक आ जाएगा। सो इसलिए ऐसा कोई पैनिक स्टेट नहीं है। बीच में कोई छुट्टी आ गई तो T+3, या 2 छुट्टी आ गई T+5, ये बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आप 10 दिन दूर हो तो आपको मिल जाएगा। और रही बात बोनस के लिए, लेकिन बोनस का जो पूरा बेनिफिट है वो आपको तभी मिलना चाहिए, मिलेगा जब आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे। शॉर्ट टर्म में बोनस X हो जाएगा तो आपको बहुत इफेक्ट आएगा नहीं, लेकिन आप बहुत ही लंबी अवधि के लिए रखते हो तो बोनस X हो, फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर बोनस आएंगे, ये सब आते ही रहेंगे फिर तो मल्टीपल टाइम। एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है वो, लेकिन उसमें बहुत समय चाहिए। अगर उतना पेशेंस है तो बोनस का फ़ायदा है, वरना बोनस शॉर्ट टर्म में डिविडेंड उसके लिए रख सकते हो आप, टैक्सेशन के बेनिफिट के लिए, अदरवाइज बहुत नहीं होता। मतलब लोग डिविडेंड को तो यूज़ करते हैं टैक्सेशन के लिए, बोनस का पता नहीं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में बहुत बेनिफिट इसका मिलता नहीं है आमतौर पर। सर कोई ऐसी कंपनी है इसका फेस वैल्यू 10 के ऊपर भी हो सकती है, जमश्री का फेस वैल्यू 1000 है, हाउ कम? देखो सर, सिंह साहब, विप्रो था एक टाइम पे 100 की फेस वैल्यू पे। ये फेस वैल्यू पुराने जो IPOs लाते थे उनमें तो होती थी, अब ये दाम पर फेस वैल्यू लाए हुए हैं, लेकिन ये फेस वैल्यू को स्प्लिट कर कर छोटा मिनिस्क्यूल कर देने का कोई बहुत इफेक्ट आता नहीं। आप ऐसे समझो कि अगर कोई कंपनी का EPS, सारा खेल EPS और PE का वहीं शुरू हो जाता है। अगर कोई कंपनी का 100 रुपया EPS है और उस कंपनी के 5 ही शेयर होल्डर हैं, तो आपको 20 रुपया पर शेयर उसका EPS, मतलब प्रॉफिट अगर उसका 100 रुपया है और 5 शेयर होल्डर हैं तो 20 रुपया उसका प्रॉफिट आता है पर शेयर, ठीक है। और अगर उसी शेयर का दाम 200 रुपये तो 10 टाइम पे वो काम काज करता है, जो PE की सीधी सीधी एक गणित आती है। एज्यूमिंग कि वही कंपनी 100 रुपये का ही प्रॉफिट बनाती रहती है और सडनली उस कंपनी के शेयर होल्डर 20 से बढ़ के 200 हो जाते हैं। सो जो आप 20 रुपया कमाते थे वो 20 रुपया वो नहीं रहा, लेकिन चलो शेयर, नंबर ऑफ शेयर भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन स्लो विद टाइम अगर वो लगातार अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करता ही चला जाएगा, बड़ा करता जाएगा स्प्लिट दे दे के या अदरवाइज किसी भी वजह से, सो आपकी EPS में अगर उस तरह की ग्रोथ नहीं है तो वो ग्रोथ वो पकड़ नहीं पाएगा। ये आमतौर पे देखा गया। बाकी इसके बहुत सारे तर्क वितर्क भी हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, नंबर ऑफ़ शेयर बढ़े हैं तो शेयर भी स्प्लिट हुआ है, ग्रोथ भी आ रही है। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर आगे बहुत बात भी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ मोटा मोटा ये देखा गया कि जिस जिस कंपनी की इक्विटी विद टाइम बहुत बड़ी है, जैसे मदरसन हुआ, जैसे विप्रो हुआ, जैसे L&T हुआ, इन्होंने बहुत, ITC हुआ, या वोडाफोन आइडिया 7600 करोड़ शेयर है, सो इन्होंने विद टाइम इक्विटी को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो इनके केस में शेयर का दाम अपने आप ही आपको कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई पड़ेगा, लेकिन जहाँ इक्विटी नहीं है, जैसे MRF हुआ या कोई भी MNC हुई, उनके शेयरों के दाम बढ़े इसीलिए उनकी इक्विटी नहीं है मार्केट में,
आप शेयर बेचोगे तो कहाँ से बेचोगे, आपको खरीदना है तो खरीदने के लिए लिमिटेड शेयर ही तो हैं। MRF के 40 लाख शेयर हैं, 30% प्रमोटर है, बचे वो 70% में सारे फंड, सारे इंश्योरेंस, सारे रिटेल सब हैं। अब वो कितने ही शेयर होते हैं, 40 लाख शेयर में से 20% अगर आप 30% निकाल भी लो तो बचे हुए शेयरों में से जो बचा हुआ हिस्सा उसी में सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए उसका वॉल्यूम इतना थिन होता है और इसीलिए उसका फ्यूचर भी इतना थिन वॉल्यूम में होता है क्योंकि शेयर ही नहीं है मार्केट में। सो इसलिए इक्विटी या खेल एडजस्टमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वैसे भी ये कंपनी का नाम मैंने भी सुना नहीं कभी, तो इस तरह से कोई कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो ज़रा देख परख की जाएगी इतनी पुराना फेस वैल्यू इतना बड़ा क्यों और स्प्लिट अप क्यों कर रहे हैं। ओके सर, व्हाट इज़ द रूमर्स गोइंग ऑन फ्रॉम हिंडनबर्ग, डू नीड टू वरी। देखो पांडे जी, मेरा अनुभव ये कहता है, लिमिटेड अनुभव है जो भी है, उसमें ये कहता है कि बाजार ना एक बार एक चीज़ पे रिएक्ट करता है, वो चीज़ हो गई, उसकी इंटेंसिटी पूरी रिएक्ट कर चुका है वो। अब आप मल्टीपल टाइम उसमें नाम बदलते रहो, कभी अदानी है, कभी सेबी चीफ है, कभी एक एक्स है, कभी वाई है, उससे बहुत फ़र्क पड़ना नहीं है। सबको ये चीज़ विद टाइम ना वो नॉन इवेंट हो जाएगा। आज थोड़ा बहुत इवेंट हुआ, पहले बहुत बड़ा इवेंट था, विद टाइम थोड़ा और करते करते वो नॉन इवेंट हो जाएगा। बिकॉज विद टाइम यू विल रियलाइज़ कि क्या ही होता है इसमें। सो जैसे कोविड का पहला वेव इम्पैक्टेड था, बाद के वेव धीरे धीरे आते गए और सीवियर भी होते गए, लेकिन बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। सो अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखना इसका। और जब तक किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तब तक आपके लिए कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट इज़ द की, जिसको आप पकड़ के रखिए। अगर उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा किसी भी खबर का, तो आपके लिए कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। बस प्रॉफिट को आप देखिए, अगर उसमें बहुत इफेक्ट आ रहा है तो थोड़ा घबराहट है, लेकिन अदरवाइज़ अभी कोई पैनिक नहीं है। वैसे बाजार को रीज़न चाहिए ही किसी ना किसी, और वो किसी नोन रीज़न से नहीं, अननोन रीज़न से ही नीचे मिलेगा आपको। सो वेट एंड वॉच, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई खास पैनिक स्टेट नहीं है। चले फिलहाल अब इतना ही सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर आप जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।